हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कह दिया है ऐसी बात। दोस्तों आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान, बताएंगे साथ ही साथ। जहां आतंकियों ने अनंतनाग में फिर से कर दी गोलीबारी, एक शख्स हुआ घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की कर दी घेराबंदी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा बयान, कहा बीफ नहीं मिला तो हम मैच नहीं जीतेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे बड़ी साजिश का इल्जाम लगाया है भारत पर पाकिस्तानियों ने। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने। साथ ही साथ सबसे बड़ा और अनोखा सर्वे आपको बताएंगे, जहां पर मुसलमानों को लेकर भी पता चल गई बहुत बड़ी सच्चाई। अब तक फैलाया जा रहा था ये भ्रम। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर किस नेता को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं मुसलमान। सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे, चौंकाने वाले नतीजे। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सिलेंडर पर भी बड़ी खबर आ रही है, राहत मिलने वाली आपको। दोस्तों बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी हाथ हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की शान में पढ़े कसीदे। नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा गया है पुतिन के द्वारा। बताते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रशंसा की है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रशिया और भारत के बीच आगे सहयोग की भी उम्मीद जताई। पुतिन ने पिछले महीने भी 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। आरटी न्यूज प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो के अनुसार पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है। उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इस एजेंडे पर काम करना भारत और रशिया दोनों के हित से पूरी तरह मेल खाता है। उनकी टिप्पणी भारत में G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के तुरंत बाद आई है। जी हां, गौरतलब है कि घोषणा पत्र में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका दोष रशिया पर नहीं डाला गया था, जो पिछले बाली घोषणा पत्र से बिल्कुल उलट है। रशिया ने नई दिल्ली घोषणा का स्वागत किया था और इसे मील का पत्थर करार दिया था। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। बात करें खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों ने अनंतनाग में की गोलीबारी, एक शख्स हुआ घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की कर दी घेराबंदी। बता दें आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के वनीहामा निवासी साहिल बशीर डार पुत्र बशीर नाम के एक व्यक्ति पर गोलीबारी की। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उधर राजौरी के कालाकोट के तत्ता पानी के जंगलों में बुधवार को भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक दहशतगर्दों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। तलाशी अभियान जारी है। बड़े पैमाने पर जंगल को खंगाला जा रहा है। सोमवार को आधी रात के बाद से फायरिंग बंद है। मंगलवार को छिपे हुए आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर लगाए गए। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि कुलगाम के कुज्जर इलाके में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई। यहाँ सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार भी गिराया। मुठभेड़ स्थल से मारे गए आतंकवादियों के शव बरामद करने के लिए कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानियों ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में बीफ नहीं मिला तो हम मैच नहीं जीतेंगे और इसको हम पाकिस्तान टीम के साथ भारत की सबसे बड़ी साजिश मानेंगे। जी हां दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत आई पाकिस्तान की टीम को खाने में बीफ नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों ने हैरानी जताई है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तान की टीम को खाने में बीफ नहीं दिया जाना साजिश का हिस्सा है। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खेल प्रभावित होगा और हो सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हारकर बाहर हो जाए। जी हां, पाकिस्तानी खेल प्रेमियों का इस तरह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सना अमजद नाम की यूट्यूबर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में बीफ नहीं दिए जाने पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली है, जिसमें कुछ लोग अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को खाने में बीफ नहीं
नहीं मिलेगा तो उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वे सही तरीके से नहीं खेल पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे। जी हाँ, आगे पाकिस्तानी शख्स कहता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत खेलने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। भारत ने हमारी क्रिकेट टीम को तबाह करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से निकाल दिया। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत का बहिष्कार करे। तो वहीं एक पाकिस्तानी युवक कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भारत पहुंचने पर जिस तरह से मेहमाननवाजी हुई है वो वाकई काबिले तारीफ है। बीफ का मुद्दा उठा, हम दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बीफ के लिए भूखे हैं। हमें भारत में जो इज्जत मिल रही है शायद हम उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आगे युवक कहता है कि 10-20 दिन की बात है, मैच पर फोकस करे, उसके बाद पाकिस्तान आकर तो सारी जिंदगी बीफ ही खाना है। यानी कि दोस्तों किसी ने पते की बात करी और कोई वास्तव में भारत को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? उन पाकिस्तानियों का आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे जो पाकिस्तानी टीम पर भारत की साजिश करार दे रहे हैं कि उनको भारत जानबूझकर बीफ नहीं दे रहा है, जबकि भारत को क्लियर पता है कि पाकिस्तानी इस पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या पुराने दिन भूल गया मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति जब भारतीय सैनिकों ने रोका था तख्ता पलट। बता दें, मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज का भारतीय सेना को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में। उन्होंने भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करने का संकल्प लिया है। चीन का समर्थन करने वाले मोहम्मद मुइज ने चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों से कहा है कि हम अब किसी भी कीमत पर मालदीव में विदेशी सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद मुइज शायद पुराने दिन भूल गए हैं जब ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारतीय सेना ने मालदीव में तख्ता पलट को असफल कर दिया था। मोहम्मद मुइज ने अपनी चुनावी जीत के जश्न में इकट्ठा हुए अपने समर्थकों से कहा कि मैं मालदीव में नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना के रहने के पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। लोगों ने मुझे बताया कि वो यहाँ विदेशी सेना को देखना नहीं चाहते। हम मालदीव से भारतीय सेना को बाहर निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। दोस्तों बता दें, दरअसल 3 नवंबर 1988 को मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। तख्ता पलट की ये कोशिश श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी कि पलोटे के नेता महेश्वरन और कारोबारी अब्दुल्ला लातूफी ने की थी। इन हथियार बंद उग्रवादियों ने 3 नवंबर को राजधानी माले पर हमला बोल दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम छिप गए। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन ने मदद पहुंचाने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने तुरंत हाँ कर दिया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। पीएम राजीव ने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई और सेना को मालदीव भेजने का फैसला किया। सेना की 2 टुकड़ी मालदीव पहुंची। एक टुकड़ी राष्ट्रपति गयूम की तलाश में निकल पड़ी और दूसरी टुकड़ी उग्रवादियों से भिड़ने पहुंच गई। आधी रात के वक्त भारतीय सेना से उग्रवादियों का सामना हुआ, जहां सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया। अच्छी बात यह थी कि इसी दौरान दूसरी टीम राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी। इसकी जानकारी तुरंत राजीव गांधी को दे दी गई। बहरहाल दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी इतिहास और पूरा का पूरा नॉलेज मिलता है। ऐसे में एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम ने भारतीय अमेरिकी महिलाओं के योगदान को किया सल्यूट। बता दे, बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम में आयोजित कार्यक्रम में पूरे उत्तरी अमेरिका की महिलाओं ने महिलाओं के योगदान का जश्न में भाग लिया। ये कार्यक्रम 8 अक्टूबर 2023 को अक्षरधाम महामंदिर के भव्य समर्पण समारोह से पहले सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का हिस्सा था। बता दें कि बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, निस्वार्थ सेवा और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों का प्रतीक और प्रचार करता है। इसका उद्देश्य एक सामंजस्य पूर्ण समाज का निर्माण करना है। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए एलजी एंड आस्थमा एसोसिएट्स की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूर्वी पारिक ने कहा कि जैसा कि गांधी जी ने कहा था, सेवा वो किराया है जो हम पृथ्वी पर अपने कमरे के लिए भुगतान करते हैं और हम इसे नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा, आज जब मैं यहाँ पहुंची और इस अद्भुत अक्षरधाम परिसर के निर्माण में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सुना, तो इस समुदाय के सभी लोगों ने वास्तव में मुझे इसकी याद दिला दी। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बनने को लेकर पूरे तरीके से खुश और मानते हैं कि ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन कदम उठाया गया है अमेरिकी सांसदों के द्वारा जिन्होंने अक्षरधाम को मंजूरी दी है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा, अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लागू, गंतव्य तक पहुंचाए गए भारत से जाने वाले लोग। बता दें, नेपाली प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक सीमावर्ती शहर में लगाए गए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू को और तेज कर दिया है। प्रशासन ने भारत से देश में आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया है। काठमांडू से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में नेपालगंज में मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई सांप्रदायिक झड़प में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित कम से कम 22 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद बांके जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे शहर में मंगलवार दोपहर 1 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। बांके के मुख्य जिला अधिकारी विपिन आचार्य ने कहा कि
कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और जमुना पॉइंट के माध्यम से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शहर में स्थिति को शांत करने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें चीन की मदद से बना पोखरा हवाई अड्डा नेपाल के लिए बन गया सिरदर्द, उड़ानों में आ रही बाधा। बता दें नेपाल में चीन की मदद से बना पोखरा एयरपोर्ट नेपाली सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, हेडक बनकर रह गया है। हाल ही में काठमांडू में चीनी दूतावास द्वारा बहुत धूमधाम से उद्घाटन किए जाने के बावजूद पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तकनीकी मुद्दों के चलते परिचालन चुनौतियों से जूझ रहा है। इसी कारण यहां से उड़ानों में बाधा आ रही है। सोमवार को पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संचार उपकरण की समस्याओं के कारण त्रिभुवन हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली एक उड़ान को काठमांडू लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि रडार के VHF सिस्टम में खराबी आने के बाद उड़ान बाधित हुई थी। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता सुभाष झा ने पुष्टि की है कि पोखरा में हवाई अड्डे के टावर के साथ संचार समस्या होने पर यति और श्री एयरलाइंस दोनों की उड़ानों को काठमांडू लौटना पड़ा। झा ने बताया कि टावर की संचार सेवा में समस्या होने पर 2 विमान काठमांडू लौट आए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर मोदी सरकार का यह फैसला पाकिस्तान के लिए साबित हुआ वरदान। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाया गया बैन पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हो रहा है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को बम्पर फायदा होने की उम्मीद है। USDA ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान का चावल निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा होगा, जिससे पाकिस्तान को $1 अरब की अतिरिक्त कमाई होगी। आगामी त्योहारी सीजन में घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए मोदी सरकार ने जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत के इस निर्णय से वैश्विक बाजार में चावल की कमी हो गई, जिससे पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ गई। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान के चावल निर्यात में 40% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे पाकिस्तान का कुल चावल निर्यात 48 लाख टन हो जाएगा। चावल के अतिरिक्त निर्यात से पाकिस्तान को लगभग $1 अरब की अतिरिक्त कमाई होगी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई से मच चुकी है हाहाकार, चीन का है खस्ता हाल, पड़ोसियों का निकल रहा दम, लेकिन भारत की इकोनॉमी हुई बम बम। जी हाँ दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने उत्साहित करने वाली बात कही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वैश्विक मंदी के माहौल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 23-24 में 6.3% रहेगी। जहां एक और भारत लगातार मजबूत हो रहा है तो वहीं उसके पड़ोसी देश पस्त हो रहे हैं। जो देश भारत से दुश्मनी दिखाने से एक पल का परहेज नहीं करते, उनकी हालत खराब है, उनकी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। बात पाकिस्तान और चीन की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर येलो सागर में चीन को लगा सदमा, परमाणु पनडुब्बी में बड़ा हादसा, 55 नौ सैनिकों की हुई मौत। जी हाँ, चीन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चीन की एक परमाणु पनडुब्बी पीले सागर में दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 55 लोगों के मारे जाने की आशंका है। 55 ऑफिसर्स मारे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये पनडुब्बी ब्रिटिश जहाजों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन वो खुद हादसे का शिकार हो गई। यूके की एक सीक्रेट रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन सिस्टम में खराबी के कारण पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई। मरने वालों में पनडुब्बी 093-417 का कैप्टन और 21 अधिकारी शामिल है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस घटना से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय मदद लेने से भी इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि यह हादसा 21 अगस्त को हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना स्थानीय समय के मुताबिक 8:12 पर हुआ और इस दुर्घटना में 55 नौसैनिकों की मौत हो गई। जी हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि सेना चाहे किसी भी देश की हो, उसका कार्य होता है देश के लिए मरना, मिट जाना, देश के लिए खड़े रहना। और अगर सेना पर कोई बात आती है तो हर देश के नागरिकों का हक बनता है, वहाँ की सरकार का हक बनता है उस सेना के घर वालों का देख रेख करना। लेकिन दोस्तों, चाइना में आखिर ये कैसी नीति है कि सेना देश के लिए खड़ा है, लेकिन उसकी जब मौत हो जाती है तो उसकी मौत को एक लावारिस मौत बताकर, या यूं कह लो उसकी मौत को मौत ना बताकर बात को दबा दिया जाता है। सेना की फैमिली को प्रोत्साहन देने के बजाय सेना की फैमिली को पता ही नहीं लगता कि उसके घर से गया मेंबर समुद्र में जिंदा भी है या शहीद हो गया। बहरहाल दोस्तों, इतना तो पता चल चुका है कि चाइना में सैनिकों की कोई इज्जत नहीं। चलता अगली खबर की तरफ।
तरफ जहां बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव की टेंशन, शेख हसीना से अमेरिकी एनएसए की मुलाकात में उठा मुद्दा। बता दें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 2024 में होने वाले आम चुनाव के साथ साथ बांग्लादेश और अमेरिका के संबंधों को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी एनएसए के अलावा शेख हसीना ने बाइडेन प्रशासन के कई सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश की पीएम ने अमेरिकी एनएसए सुलिवन से बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व को लेकर बातचीत की। जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के महत्व को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं जहां नेपाल में अमेरिकी एमसीसी चीफ को देख टेंशन में आ गया चाइना। आखिर क्या बीआरआई के बंद होने का सता रहा है डर? आपको बता दें अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन यानी एमसीसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलिस अलब्राइट नेपाली दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल की तारीफ करते हुए कहा कि एमसीसी ने 27 फरवरी 2022 को नेपाली संसद में अपनाई गई 12 सूत्रीय घोषणा को स्वीकार कर लिया है। अलब्राइट का बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल में कुछ विपक्षी नेता इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एमसीसी ने नेपाली घोषणा को स्वीकार कर लिया है। एमसीसी पर सवाल उठाने वालों में चीन के करीबी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पार्टी के नेता हैं। तो उधर चीन भी एमसीसी चीफ के नेपाल दौरे पर नजर गड़ाए हुए है। उसे नेपाल में अपने बीआरआई परियोजना पर खतरा महसूस होने लगा है। नेपाल ने चीन की बीआरआई परियोजना पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां कुवैत में हिरासत में ली गई 34 भारतीय नर्सों को रिहा कर दिया गया है। भारतीय दूतावास ने कर दी इसकी पुष्टि। आखिर क्या था पूरा मामला बता दें। पिछले महीने कुवैत में हिरासत में ली गई 34 भारतीय नर्सों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 19 नर्सें केरल राज्य से थी, अन्य नर्सें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थी। भारतीय दूतावास ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि इन सभी नर्सों या चिकित्सा कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है। भारतीय दूतावास कुवैत ने ट्वीट किया कि 12 सितंबर को अधिकारियों द्वारा हिरासत में ली गई 34 भारतीय नर्सों या चिकित्सा कर्मचारियों को कुवैत में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ दूतावास के हस्तक्षेप के आधार पर आज रिहा कर दिया गया। कुवैत शहर में मारिया के एक निजी क्लिनिक में कुवैत मानव संसाधन समिति के अधिकारियों द्वारा 12 सितंबर को छापेमारी की गई थी, जिसके बाद इन नर्सों को जेल में डाल दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नर्सों के अलावा फिलीपींस, मिस्र और ईरान के लोगों सहित 30 से अधिक लोग अभी भी जेल में। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां अमेरिका में हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं हुई ठप। बता दें बुधवार सुबह 75,000 से अधिक कैंसर परमानेंट कर्मचारियों ने काम से किनारा करते हुए हड़ताल कर दी है। वर्जीनिया, कैलिफोर्निया और 3 अन्य राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के वेतन और स्टाफ की कमी को लेकर हड़ताल हुई, जिसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा हड़ताल कहा जा रहा है। कैंसर परमानेंट अमेरिका का सबसे बड़े बीमा करता एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवा परिचालक है, जिसके अंतर्गत 39 अस्पतालों का संचालन होता है। ये गैर लाभकारी कंपनी है और कैलिफोर्निया के ऑकलैंड से संचालित होती है तथा 1.5 करोड़ लोगों को बीमा कवर देती है। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां सऊदी अरब ने भारत की पीठ में घोपा छुरा, कश्मीर और मुस्लिमों पर पाकिस्तान के सुर में मिलाया सुर। भारत को तगड़ा झटका। बता दे भारत के साथ दोस्ती का दावा करने वाले सऊदी अरब ने एक बार फिर से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझता है तो इससे पूरे इलाके में और ज्यादा अस्थिरता फैलेगी। सऊदी मंत्री ने यह भी कहा कि उनका देश जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों को अपना पूरा समर्थन देता है ताकि वे अपनी इस्लामिक पहचान को बचा सकें और गरिमा को सुरक्षित रख सकें। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस फैसल ने कहा कि सऊदी अरब कश्मीर समेत हिंसाग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों को अपना समर्थन देता रहेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां G20 की सफलता को लेकर बोले अमिताभ कांत, कहा भारत ने वो कर दिया जो यूनाइटेड नेशन भी नहीं कर पाया। जी हां, मुंबई में हो रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुधवार को भारत के G20 के शेरपा रहे अमिताभ कांत ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में सफलता पूर्वक संपन्न हुए G20 सम्मेलन में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कांत ने यह भी बताया कि नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सभी देशों के साथ कैसे सहमति बनाई गई। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां थी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, एनर्जी से संबंधित हो या जियोपॉलिटिकल से संबंधित। पैरा पर सहमति बनाना हो, इसलिए हम इस पर सहमति बनाने के लिए दिल्ली से दूर इस पर बात कर रहे थे जिससे किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां पर किस नेता को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना
देखना चाहते हैं मुसलमान सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे बता दें। मुसलमानों को लेकर भी पता चल चुका है बहुत बड़ी सच्चाई, अब तक फैलाया जा रहा था भ्रम। बता दें बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके अगले साल होने वाले आम चुनाव को रोचक बना दिया है। उधर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रही है। इन सब के बीच आम चुनाव को लेकर तमाम सर्वे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक सर्वे में यह सवाल किया गया है कि आखिर मुस्लिम किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में सामने आया है कि देश का 52% मुसलमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। वहीं सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 8% मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, जबकि 6% ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए 14%, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए 8%, ओवैसी के लिए 5 और 4 ने अन्य का विकल्प चुना। जी हां, इसके अलावा जब दलितों के बीच ये सवाल पूछा गया कि कौन पीएम बने तो मायावती को 10% वोट मिला। इसके अलावा 58% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुना और कहा कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी को 20%, कांग्रेस चीफ खड़गे को 2% लोगों ने वोट दिया, तो वहीं 10% लोगों ने कोई और का विकल्प बताया। बता दें कि चुनावी एजेंसी ने दावा किया है कि यह सर्वे बिहार में हाल में हुए जातीय जनगणना के बाद करवाया गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के 64% लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी को फिर से अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं 15% ने राहुल गांधी को, 5% ने अखिलेश यादव को, 3% ने अरविंद केजरीवाल को और 3% ने नीतीश कुमार को चुना। 10% ने अन्य को वोट दिया। बता दें कि यह सर्वे 12 राज्यों की 48 लोकसभा सीटों पर करवाया गया है। जी हां दोस्तों, बहरहाल ऐसे में मुस्लिमों को लेकर ये सर्वे क्लियर हो गया है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन सर्वे ही होता है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मच गया संग्राम। ईडी आज रिपोर्ट पेश कर कोर्ट से मांगेगी रिमांड। सीएम केजरीवाल बोले 1000 से अधिक छापे मारे लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। जी हां, दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए सरकार पर हमला किया, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर ईडी ने सुबह छापा मारा और इस दौरान अधिकारियों ने घर की तलाशी ली और दिन भर की पूछताछ के बाद सिंह को धन शोधन रोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी नीति मामले में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी ईडी और सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसके बाद कहा कि शराब नीति मामले में 1000 से ज्यादा रेड कर चुके हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बाद भी 1 रुपया नहीं मिला। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, हम बेईमान हो जाएं तो सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। इन लोगों को पास हमारी ईमानदारी का मुकाबला नहीं है, चुनाव होने तक ये गिरफ्तारियां होती रहेंगी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां उज्ज्वला लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर राहत, अब 200 रुपए की जगह 300 रुपए सब्सिडी देने का बहुत बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको उज्ज्वला योजना से फायदा हुआ है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक